पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माशाल्लाह तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने इस बात की है, लेकिन अल्ताफ हुसैन भाई ने 98 या उससे पहले कहा था कि हम उर्दू बोलने वाले ही हैं। उन्होंने महाजर का नाम खत्म करके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई और उसने ये कहा कि कराची से कश्मीर तक हम सिंधी हैं, सिंधी कौमी बस्ती है और हमारे भाई हैं, आपस में रिश्तेदारी हैं। आज जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ महाजरों पे फोकस है, महाजर कौम पे फोकस है, जबकि ऐसा लग रहा है कि इस सूबे में दो कौमें रह रही हैं। जो अल्ताफ साहब ने 98 में बात की थी जिसकी वजह से पूरे सिंध में कौमी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फैली है, और दूसरा ये कि यही लाशें महाजरों के साथ सिंधियों की भी गई हैं, नौशेरों फिरोज लोग में भी गई हैं, पख्तूनों की कोयटा में गई हैं, पख्तूनख्वा में गई हैं, पंजाब में भी गई हैं। तो उनकी बात न करने से ये लग रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फिर वापस महाजर कौमी मूवमेंट की तरफ जा रही है। इस बात का आपसे ज्यादा एमक्यूएम बनाने वालों को और एमक्यूएम चलाने वालों को ज्यादा दुख और दर्द और फिक्र है कि हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुहाजिर कौमी मूवमेंट जो है वो ना चले जाएं। हमें उस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो आपने बात की कि मुहाजिरों की बात क्यों की है, हाँ मैंने की है बात मुहाजिरों की, इसलिए की है कि अगर तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वर्कर्स के ऊपर यह तशद्दुद किया जा रहा होता जिसमें कराची से लेकर कश्मीर से लेकर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अंदरूनी सिंध में तमाम जुबानें बोलने वाले लोगों को बसों से उतार कर जो एमक्यूएम का नाम लेकर जो एमक्यूएम का कारकुन होता और उसको अगर मारा जाता और उसकी गर्दनें काटकर बोरी बंद लाशें फेंकी जाती, हैदराबाद में, सक्खर में, लाड़काना में 18 जोन है ना हमारे शहर भर में, सिंध भर में, और फिर और भी जोन है पाकिस्तान में। तो मैं ये मुहाजिरों की बात नहीं करता, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करता। जिन लोगों को बसों से उतारकर, दुकानों से उठाकर और बाजारों से किडनैप करके जिनकी गर्दनें काटी गई हैं, उनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाम पर नहीं काटी गई हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ मुहाजिर और जुबान की बुनियाद पर, नस्ली बुनियाद पर उनको पिक किया गया है और उनको उनकी गर्दनों को काटा गया है और उनको जो है वो उनकी गर्दनों को काट कर जो फेंका गया है। इसलिए हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमारी इस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कोई खत्म नहीं कर सकता। हम पाकिस्तान, मैंने तो अपने इस प्लेटफॉर्म से तमाम सिंधियों, बलोचों, पंजाबियों, पख्तूनों के लिए किए जाने वाले कामों का और उन पे जो मजालिम दूसरे लोगों ने ढाए उसका जिक्र किया है, और हम ही तो सारी बातें करते हैं, तो हम ऐसा नहीं। फिर प्लस आपने इतने सारे शहरों के नाम ले लिए, आप नाम निकाल के दे दो कि कहां कहां लाशें गई हैं, और मैं आपको फिर नामों के साथ ये बात करना बड़ा आसान है। 6 शहरों के नाम ले लो और बोलो कि जी फला 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 जगह लाशें गई हैं। कोई लाश कहीं नहीं गई है, कोई लाश कहीं नहीं गई है। हम जो बोल रहे हैं हम आपको घरों पे लेकर जा सकते हैं। किस जगह लाश गई है, उसके वालिद का नाम क्या था, उसके मोहल्ले में कौन रहता था, आप नाम दे दो, मैं आपको बारी बारी उन शहरों में जाने वाली लाशों का जिक्र कर दूंगा और उसका जवाब दे दूंगा। जो रहमान डकैत का जो मर्डर किया गया, जुडिशियल मर्डर था, और काबिल वजीर दाखिला ने एक्सेप्ट भी किया इस बात को, तो इसको जो है कि आप चीफ जस्टिस से इसकी अपील करेंगे कोई जुडिशियल इंक्वायरी की? दूसरा की जो थाना शेरशाह बदल की भी जीआईटी अब तक सामने नहीं आई। देखें, जीआईटी तो जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो तशद्दुद करके किसी से किसी भी वक्त जो है वो लिखवाया जा सकता है। और मैंने मिसाल दी कि 2 घंटे के लिए आप जीआईटी लाने वाले साहब को हवाले कर दो तो वो 9/11 की प्लानिंग का, और वहां पर शायद किसी एक जहाज का भी जिक्र करूंगा, मैं बच गया था, तो मैं किसी जहाज में भी शामिल था जो टकराने वाले जो 2 जहाज थे ट्विन टावर पे, वो ये भी एक्सेप्ट कर लेगा उन जहाज में मैं भी बैठा था, मैं बच गया मौजूदा तौर पे। तो जीआईटी तो हमारे यहाँ की, इस मुल्क की ऐसी है। हम जीआईटी की बात नहीं करते, बल्कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी सोमोटो एक्शन ले रखा है, और इस सोमोटो केस में हम उनकी फुली हम फैसिलिटेट करेंगे, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। रहमान डकैत सिर्फ एक केस नहीं है, उन्होंने तो बहुत सारी कन्फेशंस की हैं उनकी, तो अगर पूरी सारी गुफ्तगू को निकाल लें तो जो है वो सैकड़ों में ऐसे सवालात निकलते हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सैकड़ों में ऐसे सवालात निकलते हैं। तो सिर्फ उस हवाले से नहीं, और जिन रहमान डकैत की जो लोग हैं, रहमान बलोच के लोग जो हैं, वो खुद उनसे पूछें कि उन्होंने क्यों मरवाया उनको, और खुद उन्होंने उनसे, उनके साथ जो लोग हैं वो खुद उनसे हिसाब किताब करें, उनसे पूछें कि आया कि कौन सी ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से उन्होंने रहमान बलोच को मरवाया।
آپ نے مختلف ادوار یا مظالم کا ذکر کیا, آپریشن 92 کا بھی ذکر کیا. MQM نے ہمیشہ ہر سازش کے پیچھے کون لوگ ہیں کھل کر اس کا اظہار کیا, خواہ اس میں حکومت ہو یا ایجنسیز ہو. ذوالفقار مرزا تنہا ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی سازش ہے؟ MQM کیا سمجھتی ہے, کون لوگ اس کے پیچھے ہیں؟ دیکھیں, سازشوں کو انویسٹیگیٹ کرنا, اس کے پردے کو چاک کرنا اور اس کی جو ہے وہ بریفنگ دینا, یہ پاکستان کے اداروں کا کام ہے. MQM کو انٹیلیجنس ونگ نہیں ہے MQM کے پاس کہ وہ ساری انٹیروگیشنز کو جو ہے وہ جا کر انٹیروگیٹ کرے اور جا کر ان سازشوں کو پتہ چلائے کہ کون کس کے پیچھے جو ہے وہ کام کر رہا ہے. ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان آج اس طرح کے ایڈونچرزم کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا آج پاکستان کی تیسری بڑی جماعت اور اس ملک کی پاپولر جماعت, مڈل کلاس کی واحد جماعت کو جس طریقے سے کھلے عام بربریت کا, دہشت گردی کا اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیا یہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے؟ تو 100 بسم اللہ آپ جاری رکھیے. اگر یہ ملک کے مفاد میں, پھر تاریخ بتائے گا اور وقت بتائے گا کہ ملک کا کیا ہوا اور ملک کے مفادات کا اور لوگوں کا کیا ہوا. اور اگر نہیں ہے تو جن لوگوں کے پاس جو بااختیار ادارے ہیں ملک کے, جو بااختیار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان, اس کو ان تمام چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. 3 لاکھ اسلحے کے جو لائسنس دیے ذوالفقار مرزا نے, کہا جاتا ہے کہ اس کا حکومت سندھ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں. ایک تو آپ اس کا کوئی تحقیقات کا مطالبہ کریں گے. دوسرے ذوالفقار مرزا نے کہا کہ 10,000 انہوں نے پولیس میں جو اہلکار بھرتی کیے اس میں ایک بھی اردو بولنے والا نہیں ہے, یا اس کا کوئی MQM کی سفارش پر نہیں پڑتی ہے. تو اس کا کرائٹیریا کیا, اس کا آپ مطالبہ کریں گے. اور 3 کروڑ روپے بانٹنے کی اس نے بات کی انعام کے طور پہ, تو اس کو کیا آپ پہنچتا تھا کہ وہ 3 کروڑ روپے بانٹے, وہ صرف ملک کا بادشاہ ہے, تو اس کی بھی کوئی تحقیقات کروائیں گے آپ؟ ہم تو پچھلے 2 ہفتوں سے خاموشی کے ساتھ صرف ایک تمیزدار پریس کانفرنس فیصل سبزواری صاحب نے شعر و شاعری کے ساتھ کی, تمام چیزوں کا جواب دیا, اور اس کے بعد ہم بالکل سائلنٹ ہو کر, نہ ہمارا کوئی آدمی کسی ٹاک شو میں جا رہا تھا, نہ میری پارٹی کی طرف سے کوئی بیان آیا, نہ اف تک ہم نے نہیں کیا. ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو آپ نے 3 چیزوں کی بات نہیں کی, 300 باتیں ہیں جس کے اوپر ملک کو, ملک کے اداروں کو, آپ جیسے لکھاریوں کو اور آپ کے چینل جیسے اینکرز مالکان کو اور ان کے اینکرز کو روزانہ پروگرام کر کے یہ پوچھنا چاہیے. اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے, اس دفعہ متحدہ قومی موومنٹ دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا اب تو کسی ابہام کی ضرورت نہیں. یہ تو ہم الزام نہیں لگا رہے نا, یہ تو ایک آدمی خود سے کانفیس کر رہا ہے ساری چیزوں کا. اس پر ہمارے ملک کا میڈیا کیا کرتا ہے, اس پر ہمارے ملک کے اینکرز کیا کرتے ہیں, اس پر ہمارے ملک کے ادارے کیا کرتے ہیں. لیکن افسوس, صد افسوس کہ وہی جو ہے وہ پرانی روایت, وہی MQM کو اس کے اندر جو ہے وہ ملائن کرنے کی یہ ساری چیزیں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. یہ میرا سوال ہے تمام میڈیا اور تمام اینکر حضرات سے اور 11 سے 12 کے والے پروگرام والوں سے زیادہ آجوج ماجوج سے, کہ بھائی یہ نہیں نظر آ رہا تم کو یہ باتیں, اس کے اوپر کوشچن نہیں کرتے تم, اس کے اوپر تم نہیں نکالتے ساری چیزوں سارے سوالات. تو یہ تو ہم نے چیک کیا ہے اس دفعہ خاموش رہ کر کہ دیکھیں پاکستان کے یہ جو لوگ سوبر بنتے ہیں, یہ جو انٹیلیکچوئلز بنتے ہیں, یہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن, یہ ہمارے وکیل برادری جو ہماری ہے, یہ ہماری جو میڈیا برادری ہے, یہ کیا سوال اٹھاتی ہے, کسی کے کانفیشن پہ یہ کیا بات کرتی ہے. لیکن نہیں ہوا کچھ بھی. تو میرے پاس اس بات کا جو ہے وہ بہت لمبا جواب ہے, ہو سکتا ہے بہت چیزوں کو, میں 3 چیزوں پہ ہی صرف جواب دہی کیوں مانگوں گا, میں تو ساری کانفیشنز پہ جواب دہی مانگوں گا. جی جی سنو, قسمت میری یہ کہ 11 سے 12 بج رہے اور آپ کو یہ سوال اچھے نہیں لگتے, اجازت ہو تو میں بھی کر لوں. نہیں, مجھے تو سارے ٹائم پہ جتنی رات ہوتی ہے مجھے تو سوالات جو ہے اور اچھے, ساری ڈسکشن ہاں ساری اچھی لگنے لگتی ہے. اللہ کا شکر ہے دن کے 11 بجے بھی ہم ایسی حالت میں ہوتے ہیں اور رات کے 11 بجے میرا سوال یہ کہ آپ نے اپنے اقتدار کی بات کی, جب آپ ناظم تھے اور قمر نبی صاحب کے بیٹے حیدرآباد کے ناظم تھے, فل فلیج آپ بات سے آتے, مشرف کا دور تھا, فل فلیج تھا. آپ نے چند جو گورنروں کے نام لیے, میں سینکڑوں گورنروں کے نام لے سکتا ہوں کراچی میں بیٹھے ہوئے, جس میں ان کے ملکہ علاقے جو آپ کے ووٹرز کے تھے وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں, جو سندھی ایریاز ہیں, بلوچ ایریاز ہیں, دیگر جو قومیں بستی ہیں, وہ ابھی بھی آپ چلے آپ رلائے کرتے ہیں.
सच की बात करते हैं, हक परस्ती की बात करते हैं, तो ये भी आपको सच एहसास करना पड़ेगा कि अब भी मुतअद्दिद जो वोट है, सैकड़ों वोट सिंधी, वो तरक्की नहीं हासिल कर सके जो आपने उनको देनी थी। सरकी साहब, बहुत शुक्रिया, मैं तो आपको शुक्रिया अदा करूंगा आपने सवाल किया, लेकिन अगर आप सवाल ना करते तो मैं खुद से ये बातें करता तो थोड़ी सी जो है वो ऐसा लगता है कि मैं अपने मुंह से चीजें जो है खुद ही शेखी बगा रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी आपके सवाल करने का। सिंधी इलाकों का आपने जिक्र किया, आपको नामों से शुरू करता हूँ। बाबा आइलैंड, बिट आइलैंड, स्वालियाबाद, शमशपीर, 300 सालों से यहाँ पर 60,000 इंसान बसता है। 300 सालों से कितने सदर, वजीर आजम, वजीर आला, गवर्नर, नाजिम गुजर गए। आज तक वहां के लोग हमसे, हमारे दौर से पहले तक, हक परस्तों से पहले वहां के लोग 7 किलोमीटर समुद्र में जाकर बोट के ऊपर जाकर कंटेनर में केपीटी के टैप से जाकर 50-55 रुपए का कंटेनर भर के लेकर आते थे। 60,000 फैमिली 300 सालों से ये काम कर रही थी। ये एमक्यूएम का ही नाजिम और एमक्यूएम का ही हक परस्त नुमाइंदा था जिसने 300 सालों के बाद इस नस्ल को आज समुद्र के अंदर पानी की लाइनें डालकर आज उन 60,000 घरों को पानी दिया। आज वो माए बहनें घर में नलका खोलती हैं जो कि मेरी जुबान नहीं बोलती, मेरी पार्टी को वोट नहीं डालते, मेरे कबीले से उनका ताल्लुक नहीं है। हमें पता है कि एक काउंसलर हमारा वहां नहीं है, हमने उनके घरों में जाकर उनको पानी दिया। चलना कल मेरे साथ। मुबारक विलेज है, कराची का दूर दराज इलाका मुबारक विलेज है जो कि समुद्र के किनारे आबाद है। किमाड़ी टाउन का ये इलाका है। मुबारक विलेज में अगर बारिश हो जाती थी तो आटा पहुंचाने में 10-10 दिन लग जाते थे। वहां पे जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए वजीर आला जाया करता था। 65 किलोमीटर की एक लंबी हॉक्सबे से रोड बनाकर मुबारक विलेज के एंड पे जाकर गोट को जाकर कनेक्ट कर दिया। उस 65 किलोमीटर के रोड से मुबारक विलेज और उसके मुल्का 72 गोटों को रोड नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया गया। ना कि सिर्फ ये किया गया, वहां पर मॉडल स्कूल बनाए, वहां पर जाकर जब रोड बन गया तो वहां पर अस्पताल बनाए, वहां पर रेस्क्यू सर्विस में वहीं के बलोच नौजवानों को, सिंधी नौजवानों को जॉब दी। इसलिए कि जब रोड बन गई वहां पे तो वहां कराची के रहने वाले उस जगह पे तफरी मुकाम को बनाकर वहां पर जाना शुरू हो गए। मीडिया के सामने, क्या मीडिया वालों को नहीं पता मुबारक विलेज का? मुबारक विलेज में मेरा वोटर रहता है, हमारा वोटर रहता है। एक गिडाब टाउन के आप इलाके में चलो तो मैंने 3 हमारे दौर में हमने डैम्स बनाए गिडाब टाउन में। गिडाब टाउन में 3 छोटे डैम बनाए जिससे गिडाब टाउन के उस इलाके में तमाम जो अंडर वाटर ग्राउंड टेबल है वो, और इसके अलावा तमाम जो भी वहां पर एग्रीकल्चर का काम हो रहा है वहां पर हमने उनको डैम्स बना के दिए। केमाड़ी टाउन में 2 डैम्स बना के दिए, उनको पानी जो है वो टैंकर के जरिए पहुंचे थे। एक डैम की कैपेसिटी 3 सालों तक है, चल के देखो वहां पे। इसी तरीके से आप मुझसे जो है वो लिस्ट पूरी लंबी है। इन देहातों में, इन गोटों में गारंटी के साथ कहता हूं कि एमक्यूएम के दौर में एमक्यूएम ने जितना काम किया पाकिस्तान के 63 साल दौर में किसी पार्टी, किसी जमात, किसी हुकूमत ने इतना काम नहीं किया। इसकी मिसाल जो है वो ये कि 4 सालों में ये 4 टाउन नाज़मीन जो कि इन इलाकों के टाउन नाज़मीन थे, आप में से कोई एक आदमी भी बता सकता है मीडिया पे उन्होंने आकर एक दफा भी एमक्यूएम की इस हक परस्त गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी बोला हो? क्या ये लोग 4 सालों से हमारे साथ काम नहीं कर रहे थे? टाउन नाजिम बहुत बड़ी चीज होता है। उस इलाके का टाउन नाजिम, लियारी का, गिडाब का, किमाड़ी का, बिन कासिम का, इन 4 टाउन नाजिमीन अगर अपनी एक ओपोजिशन बनाते और ओपोजिशन बनाकर एमक्यूएम के नाजिम के खिलाफ जो है वो मीटिंग करते और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बताते कि उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है, तो क्या मीडिया में हाईलाइट नहीं होती? इसलिए नहीं किया कि वो हमारे साथ काम कर रहे थे, उनकी सोचों से ज्यादा काम किया है वहां पे। सुप्रीम कोर्ट में आप फरीक बनेंगे? एमक्यूएम फरीक बनेगी सुप्रीम कोर्ट? जी, एमक्यूएम को अगर एमक्यूएम आपने एमक्यूएम के आप सुप्रीम कोर्ट जी आप फरीक बनेंगे? देखिए, एमक्यूएम की पहले तो ये पॉलिसी थी कि एमक्यूएम इसको इस बहुत ही इंपॉर्टेंट जुडिशियल इंक्वायरी को पॉलिटिसाइज ना होने दे, और एमक्यूएम अपनी ग्रीवेंसेस लेकर भी वहां पर नहीं गई और एमक्यूएम ने कोई अपील नहीं की वहां पे, और एमक्यूएम ने इस जुडिशरी को बिल्कुल आजादी के साथ जो है वो बगैर पॉलिटिसाइज किए इसको काम करने में फैसिलिटेट हमने किया। लेकिन तमाम जमातें वहां पर अपने बैनर को लेकर, अपने झंडे को लेकर, अपने नाम के साथ वहां पर जाकर पहुंच गई हैं। अब चंद सवालात उठाए गए हैं।
एमक्यूएम के ऊपर चंद सवालात नाम लेकर उठाए गए, जिसका जवाब देना एमक्यूएम की नजर में हम समझते हैं कि जिसका जवाब देना उसी कोर्ट में अगर नहीं उठाए जाते सवालात तो हम नहीं देते जवाबात, लेकिन अगर सवालात उठाए गए हैं तो उसका जवाब एमक्यूएम जरूर देगी। और एमक्यूएम किसी भी कोर्ट में किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी जगह, हमारे पास इतना मवाद है कि हम कहीं भी किसी को किसी जगह भी जवाब दे सकते हैं। जी यही बात हो गई ना, हमारे ऊपर सवालात उठाए गए हैं तो हम उसका जवाब देंगे ना। जवाब देने का मकसद ये होगा भाई जाएंगे फरीक बनेंगे तो जवाब देंगे ना। अरे कराची में जो हंगामा चल रही है आजकल उसके बारे में एक आम तासुर अवामी राय ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वडेरा शाही निज़ाम के सबसे ज़्यादा खिलाफ है, और चूँकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में बड़ी तेज़ी के साथ फरागियत कर रही है, उसे लिमिट किया जाए कराची के अंदर। तो जो ये जो वडेरा की लीड है उन्होंने ये महाज बोला है पार्टी के। मैं तो ये बात पहले कह चुका हूं कि अब ये पुराने हथकंडे हरबे जो है वो अब ये 2011 में चलने वाले नहीं। एमक्यूएम को क्रिटिसाइज करने वाले अहमकों की जन्नत में रहना है, और उनका जो है उनके लिए दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला उनको जो है राह रास्ते लगाए या उनको नेस्तो नाबूद करे। अदरवाइज जो है वो एमक्यूएम को कोई ये समझता है कि अपने इन हथकंडों की वजह से उसको कैरेक्टर एसेसिनेशन करके उसको जो है पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से रोक सकता है, तो हम नहीं रोक सकते। और एमक्यूएम अब वो चीज नहीं रह गई। ये 19 जून 1992 नहीं है, हमसे इससे बड़ी फोर्स के साथ हमारे लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली जो है वो बाजारों में भगाकर जो है वो गिरफ्तार किए बगैर उनको मारा गया। मासूम लोगों को 15,000 से जायद ये यशोदा यादगार है, ये यशोदा की कब्रें हैं, चल के वहां पे देख लो उन लहू को, उन शोदा की यादगारों को, उन शोदा के लहू को जिसमें अल्ताफ भाई के, मेरे कायद के भाई और भतीजे का भी खून शामिल है। हम उसको रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान के मजलूम अवाम 98% अवाम, चाहे वो सिंधी हो, बलोची हो, पख्तून हो, सराइकी हो, पंजाबी हो, उर्दू मुहाजिर हो, कोई भी नहीं, 98% मजलूम अवाम उसको रायगा नहीं जाने देगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुतालबा करेंगे कि वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की ज़बान को लगाम दें जिससे इंतशार फैला। ये जो आप मुतालबात की बात करते हो, जब मुतालबा अगर हम एक करेंगे तो 99 रह जाएंगे। मुतालबात तो हमारे पास बहुत सारे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सब कुछ सबके सामने है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे मुतालबा करने की जरूरत पेश ना आए ना। हम फिर मुतालबा फिर एक नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इन हाउस जो है वो जो जिसका फर्ज है वो अपने फर्ज को पूरा करे, और इन हाउस जो है वो चीजों को देख लिया जाए। अदरवाइज मुतालबा सिर्फ हम एक बात नहीं करेंगे, वरना तो बात करने के लिए फिर बहुत सारी हैं। आपका दौरे हुकूमत में जो स्थान में ऑपरेशन हो रहा था तो एमक्यूएम ने वाक़ई मुखालफत करी थी, और अभी आपने लश्करी रेगिस्तानी का जिक्र किया, और कराची के हालात भी ऐसे नजर आ रहे। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो महाजरों और बलोचों के अंदर जो है वो कोई ये सब लोगों को पता है कौन किस